वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत्संग अस्सलाम वालेकुम साथियों। 2200 मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, या दुनिया को लूटने वाले झूठ बोलना जानते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा, खास प्रोग्राम है कि ब्राह्मणवाद से भारत कैसे आजाद होगा, या भारतवासी ब्राह्मणवाद के चुंगल से कैसे आजाद हो सकते हैं। तो इस पे हमारे साथ में स्पेशल जो है आज हमने इनवाइट किया डॉक्टर मनजीत सिंह को। तो ये खालिस्तान अफेयर सेंटर के संचालक भी हैं और सिख पंथ के महान विद्वान और मानवता के शुभ चिंतक, दूरंदेशी, दुश्मनों की हर चाल पर बाज निगाह रखने वाले, एक दूरंदेशी भी कह सकते हैं, या और भी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अगर ब्राह्मणों के खिलाफ या दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा और महान इंसान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े। उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करें। जी डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपका 2200 मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत जी। मेघराज सिंह जी, आपको भी और आपकी सारी टीम को, जो कि एक पूरी ज़ील के साथ, उत्साह के साथ सच को उजागर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज के जरिए आप सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी मनदीप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी। एडवोकेट ओपीएम जी, आपका भी स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी भाई साहब। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? कमलजीत सिंह जी, आप भी सामने आ जाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जैसे हमने भारत में कि अगर समस्या देखे, सबसे बड़ी समस्या जो है ब्राह्मणवाद की, लोग समझते नहीं चीज को, लेकिन आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले जब भारत में ब्राह्मण आए थे उस वक्त ये ब्राह्मण नहीं थे, मेरे ख्याल में कुछ और थे। ब्राह्मण तो नाम इन्होंने रख लिया अपना। इन्होंने मूल निवासियों के ऊपर या भारतवासियों के ऊपर काफी तशद्दुद किया और आज तक भी कर रहे हैं। तो पहले ये मुसलमानों के पीछे छुप वार कर रहे थे, उससे पहले ये खुद वार कर रहे थे, फिर मुसलमानों के पीछे छुप वार किया, फिर अंग्रेजों के पीछे छुप वार करते रहे। लेकिन आज की डेट में आप ब्राह्मणों को भारतवासियों का हितैषी समझते हो या दुश्मन समझते हो? क्या कहना चाहिए इसके बारे में डॉक्टर मनजीत सिंह? देखिए, इंसानी इतिहास अगर पिछले 8 से 10 हजार साल का देखें तो उसमें सबसे पहले जिसने वर्ण को, जिसका मतलब संस्कृत में रंग होता है, वर्ण और रेसिज्म, अगर इसको किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एक परमानेंट संस्था के रूप में ही नहीं, एक धर्म का आधार बनाकर, तो वो ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी है, जिसकी जड़ें लगभग 4000 साल पहले, ऋग्वेद से भी पहले तक हम देख सकते हैं। और इस पीरियड में 3,500-4 हजार साल में, बेशक जब हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो नाजीज्म, फाशिज्म, कम्युनिज्म, ये ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिनके बारे में आज 21वीं सदी में हम कहते हैं कि इन्होंने कैसे, इन आइडियोलॉजीज की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए और किस कदर ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए खतरनाक थी। पर अफसोस इस बात का है कि वेस्ट के बड़े बड़े स्कॉलर, इनकी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज जिनका बेस 500-500 साल पुराना है, इन्होंने कभी भी ये खंगाल के ही नहीं देखा कि ब्राह्मणवाद से बदतर रेसिस्ट आइडियोलॉजी कोई भी इंसानी तारीख में, इंसानी इतिहास में कहीं नहीं रही है। क्योंकि जिसका बेस ही, बेशक ये इन थ्योरीज में हम नहीं जाएंगे कि ये आर्यन कहाँ से आए, कैसे इन्होंने जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाया, द्राविड़ों के साथ क्या किया। अगर हम ऋग्वेद से, जिसका कि आपको लिखित सबूत मिलता है, और मनुस्मृति तक आए, जो कि जिसने कॉडिफाई किया फिर कास्ट सिस्टम को, ये देखते हैं कि अगर बाहर रेसिज्म रहा, गुलाम भी थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, लेकिन ना ही ये क्रिश्चियनिटी धर्म का हिस्सा था, ना ही ये इस्लाम का हिस्सा था, ये एक सोशल ईवल थी। लेकिन ब्राह्मणवाद में तो जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानता है
वो तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उसका बेस ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो उन्होंने बनाया हुआ है। यही कारण है कि गांधी जैसे लोग जिनको एक बड़ा महात्मा बना के प्रेजेंट किया जाता है, अब भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पब्लिश किया है। आप उसमें देखेंगे कि उसने भी जो एडवोकेसी की कि जो शूद्रों को हकूक दिए गए हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, लेकिन आपको एक भी लाइन नहीं मिलेगी कि गांधी ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया हो, क्योंकि कास्ट के ऊपर ये ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना कोई हिंदू रहता ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भारत या उस खित्ते का जो कॉकेशियन माउंटेन से लेके कन्याकुमारी तक जाती हैं उनकी दुश्मन आइडियोलॉजी नहीं है, ये इंसानियत की दुश्मन आइडियोलॉजी है। क्योंकि इसी के बेस के ऊपर मैं समझता हूं कि अगर हिटलर के मामले में देखें, उसने भी जब ये नाजीज्म दिया तो उसने लफ्ज क्या चुने? आर्य। अब आर्य उसने कहां से लिया? ब्राह्मणवाद का। अगर आप नाजी पार्टी का सिंबल देखें स्वास्तिका का, तो ये ब्राह्मणवाद, आप इनके मंदिर के ऊपर इनका जो ध्वज है उसके ऊपर वो स्वास्तिक है। और ये इस आइडियोलॉजी ने कईयों को मोटिवेट किया। अगर मैं लेटेस्ट मेंशन करूं कि न्यूजीलैंड में जिस गोरे ने वहां 2 मस्जिदों के ऊपर चर्च सिटी में अटैक करके बहुत सारे लोगों को मारा, उसकी इंस्पिरेशन भी जो उसने जो वेब वो विजिट करता था और जब वो भारत गया, तो उसकी मोटिवेशन भी ये जो है ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी थी जो आज भारत में चल रही है। सो मैं समझता हूं कि इस बात को हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को स्कॉलरली ढंग से समझाना होगा कि आपने स्लेवरी सिस्टम से निजात पाई, आपने अपार्थाइड को एंड किया, आपके यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स का आपने तस्वुर दिया, पर जो इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी है आज भी वो लॉक स्टॉक एंड बैरल जो है वो कायम है इंडियन स्टेट के मामले में। वही उनके 1 बिलियन 350 मिलियन लोग आज बिल्कुल उस तरफ, ये मोदी की हुकूमत और आरएसएस का नागपुर हेडक्वार्टर सारी इंसानियत को ले जा रहा है। जब ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनका मतलब मन्नू का वर्ण आश्रम है, इनका मतलब वो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को, जो कि लकीली भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर और उस वक्त की मजबूरियां गांधी और नेहरू की कि उनको 1 एडल्ट वोट देना पड़ा, उनको रिजर्वेशन माननी पड़ी, लेकिन कभी भी इनके जहन से ब्राह्मण की सर्वोच्चता निकली नहीं है। और इनके लिए हिंदुत्व का मतलब उस सोसाइटी में वापस ब्राह्मण को सबसे ऊंची उस डंडे पे बैठाना है जो कि इन्होंने बहुत वक्त पहले कोडिफाई किया हुआ है मनु समृद्धि के रूप में। सो मैं कंक्लूड करूं कि ब्राह्मणवाद सिर्फ भारतवासियों का या साउथ एशियंस का दुश्मन नहीं है, ये आइडियोलॉजी कुल इंसानियत की दुश्मन है। और जब तक लॉक स्टॉक एंड बैरल कंप्लीटली इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इंसानियत में प्रेम, इक्वालिटी, और मैं अक्सर अमेरिका में ये कहता हूं जब मुझे इनके थिंक टैंक्स में या यूएस कांग्रेशनल जो कॉक्सेस हैं उनमें जाने का अवसर मिलता है कि आपका देश, इसकी आइडियोलॉजी है ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। ये पहली लाइन है अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। पर मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी है वी ऑल मेन आर बॉर्न अनइक्वल, क्योंकि ये वर्ण आश्रम के ऊपर इनकी सारी आइडियोलॉजी खड़ी है। सो हमें, हमारी भी ये गलती है कि हम बाहरली दुनिया को, इनके स्कॉलर्स को जो कि भ्रमित हैं, प्रेजुडिस नहीं है, अगर ये ब्राह्मण के पक्ष में आ जाते हैं इसलिए कि ये नाइव हैं, हमें इनको बताना होगा कि ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये ब्राह्मण का वर्ण आश्रम का सिस्टम। जी 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 साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमने लिंक जो है ना फेसबुक पर लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम, ये तो हमने लिंक दिया, इसमें अगर कोई और सवाल करना चाहता है तो कर सकते हैं आगे जुड़कर। तो मनदीप सिंह जी कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से?
मैं पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे अपने विचार रखे, उनसे जो है बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूँ और खुश भी हूँ कि आपने इतना ज्ञान, क्योंकि हमारे चैनल को ये चीजें जो है पता भी होनी चाहिए, जो हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंट आइडियाज के से कंपैरिजन उन्होंने किया है। और ये बात है कि जो मैं गुरबाणी के पक्ष में यदि बात करूं तो गुरबाणी तो पहले ही ये बात कहती है, कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरनाहे, अर्ज उर्ज के पाचमुआ चारों वेदों माहे। तो गुरबाणी तो पहले ही, जब हम गुरबाणी की बात करते हैं तो जो गुरबाणी ने तो ऑलरेडी इसका शुरू से ही इसके कॉन्ट्रास्ट में रही, इसके विरोध में रही है। जो इनके जो सिस्टम है, भक्तों का जितना जीवन है, हमने पीछे से भी प्रोग्राम पहले भी किए थे, उनका पूरे का पूरा जीवन संघर्ष जो है वो इस जो सनातनी परंपराओं हैं इनके विरोध में रहा है। क्योंकि ये अगर सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल मेरा यही है कि हम इससे जो है मुक्ति पाने वाली जो बातें हैं, इस पर हम कौन सी हम एफर्ट कर सकते हैं, इसका मैं सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूंगा कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, और इसके लिए और सुझाव हमें क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हमारा जो यंग थिंक है वो भी जानना चाहता है आपके तरफ से कि हम इससे कैसे बच सके, इससे कैसे जो है अपने इनके भ्रम जाल से हम कैसे मुक्त हो सके। मेरा ये सवाल है। देखिए, अक्सर जब अंग्रेजों के राज की बात ये लोग करते हैं या अपनी किताबों में लिखते हैं तो ये कहते हैं जी अंग्रेजों ने राज किया डिवाइड एंड रूल, लेकिन हकीकत ये है कि ब्राह्मणवाद की सारी आइडियोलॉजी डिवाइड एंड रूल पे मबनी है। वर्ण आश्रम भी डिवाइड एंड रूल था, पहले रंग के बेस पे, फिर यही नहीं कि इन्होंने 4 वर्ण रहने दिए, उनकी अगर आप आगे देखते हैं जात और पात, फिर उनमें कितने हजार ग्रुप्स क्रिएट किए कि इवन अगर आप इनके जिनको इन्होंने शूद्र बनाया है उनके हिसाब से भी देखें कि उनमें भी आगे सैकड़ों ऐसे गोत हैं, वो भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, वो समझते हैं कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे से सुपीरियर है। सो इन्होंने ये जो डिवीजन जिस लेवल पे की हुई है, मैं समझता हूं कि पहली बात तो हमें एजुकेशन इज़ा की, और अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस एजुकेशन पे दिया तो वो समझते थे कि ब्राह्मण ने सिर्फ यही नहीं कि वर्ण आश्रम क्रिएट किया, उसके बाद जो उसने ब्राह्मण के राइट्स लिए उसमें सबसे पहले था विद्या लेने और देने का, दोनों। तो बात यह है कि 3,500-4 हजार साल से ब्राह्मण ने एजुकेशन पे काबू किया, क्योंकि जो अंधेरा है, ज्ञान से बड़ा कोई अंधेरा नहीं है मानसिक स्वभाव में, और इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करके, और आप सभी जानते हैं कि किस किस्म के श्लोक इनके हैं कि अगर कोई शूद्र उसके कान में वेद का श्लोक पड़ जाए तो सिक्का पिघला के उसके कानों में डाल दें, और किस किस्म की, और इवन जिनको इन्होंने अपने अवतार बनाया हुआ है, रामचंद्र जी और दूसरे, वो उन्होंने किन किन का वध किया है, कैसे इवन इनका जो ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या का प्रवीण, उसने कैसे एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा लेके किस किस्म का एक ये साबित किया कि कैसे इनके गुरु भी जालिम थे जिनको कि ये अपने गुरु का दर्जा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो हमें अपने बच्चियों को हाईएस्ट सबसे बढ़िया एजुकेशन देना है, दुनियावी भी, पर घरों में हम उन्हें बताएं कि भाई कैसे ये ब्राह्मणवाद ने हमारे पूर्वजों से लेके हमको आज तक कैसे पीड़ित किया है, ये पहली बात है। दूसरा मैं समझता हूं ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम जथेबंदी बोलते हैं, संस्था बोलते हैं। आप देखिए, अगर आज हिंदुत्व ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आरएसएस की 100 साल की स्टैंडिंग है, कैसे ग्राउंड लेवल पे इन्होंने छोटे छोटे बच्चे 3 से 5 साल से शुरू करके अपनी शाखा लगा के उनको ध्वज परिणाम करवा के कैसी ब्रेन वॉशिंग की हुई है कि ये हेट फील्ड है। हम ऐसा तो कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे बच्चियों को इस किस्म की हेट दें,
पर हम उन्हें एटलीस्ट प्रेम का सबक तो पढ़ा सकते हैं कि भाई इंसानियत ये है और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ब्राह्मणवाद है। थर्डली, जब हम पॉलिटिक्स तक पहुंचने से पहले सामाजिक लेवल पे मैं समझता हूं कि हमें जो भारत में जैसे कांशीराम जब ये बहुजन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो वो कहते थे कि भाई ये तो 3-4% से ज्यादा नहीं है, मेजॉरिटी बहुजन है। ये आइडियोलॉजिकली ठीक है, मगर अगर हम पिछले 30-40 साल में भी देखें कि हम एक ही फिरके के लोगों को भी इकट्ठे नाल नहीं ले सके। थोड़े बहुत जेस्चर होते हैं, एक आध फंक्शन होता है, वो आके एक दूसरे को सलाहता कर देते हैं, लेकिन ये बात आगे बढ़ती नहीं है। सो मैं समझता हूं कि ये एक लॉन्ग टर्म, इसमें दहाइयां लग सकती हैं, इसमें आधी सदी भी लग सकती है। हमें संस्थात्मक तौर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर मजबूत होना होगा। और इसके साथ साथ अगर इस सारे को जो आज जो हिंदुत्व ने माहौल बना दिया हुआ है, उन्होंने कैसे ट्राइबल्स को इस्तेमाल किया। गुजरात में 2002 में मुसलमानों को मारने के लिए, सिखों को नवंबर 84 में मारने के लिए उन्होंने गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के और दूसरों को लाए, उनको इस्तेमाल किया। सिख फौज को इन्होंने इस्तेमाल किया नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस को मारने में, नागालैंड में, मणिपुर में, कश्मीर में। और आज अगर हम देख रहे हैं कि वही इनकी नीति किसी ना किसी तरीके से एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे के खिलाफ। सो मेरा ख्याल है कि हमें यह एक लंबी टास्क है। मैं नहीं समझता कि ये कुछ महीनों या सालों की बात है, पर कुछ लेवल पे हमें इकट्ठे होके टुगेदरनेस से काम करना होगा। और आखिर में मैं कहूंगा सबसे पावरफुल आज की दुनिया में जो वेपन है वो है मीडिया। वो अकेला प्रिंट मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। आज सोशल मीडिया पे हम देखें कि कैसे जब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने तो हजारों हमारे आईटी लोगों के जरिए हम सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त ये व्हाट्सएप ग्रुप, इतने मिलियन हमारे मेंबर हैं, उन तक हम पहुंचा देते हैं। सो इन्होंने हिंदुत्व के लिए, बेशक ये इनका ब्राह्मणवाद एंशिएंट लेवल पे जो इनका है, लेकिन इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है अपना ये झूठ परोसने के लिए। अगर ये नेगेटिविटी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम अपना मीडिया इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर, डिजिटल लेवल के ऊपर और एक स्टेप आगे जाके भी हमें इसको इक्वली एफिशिएंटली इस्तेमाल करना होगा। ये मेरे दिमाग में इमीडिएटली जो आपने पूछा है उसका जवाब है। जी जी जी। एडवोकेट आप भी क्या सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कोई जहन में सवाल है आपके? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, क्योंकि हम दुश्मन को जानना चाहते। दुश्मन कौन है? भारतवासियों का असली दुश्मन का गुरु नानक साहब इनके बारे में कहते हैं कि मत्थे टिका तेड़ तोते खाई, हद छुरी जगत कसाई। डॉक्टर साहब इनके बारे में बोल बोल के मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका रखी है कि पूरे जो है इनको पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब कसाई का काम कर रहे हैं ब्राह्मणवाद जो है। ऐसे बोला गुरु नानक साहब ने स्टेटमेंट करके के बारे में। तो कोई सवाल करना चाहते कर सकते हैं आप एडवोकेट साहब? बिल्कुल। अमरजीत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई और इतनी अच्छी सोच अब हम लोगों में डेवलप हो रही है। क्योंकि अभी पहले क्रिश्चियंस, मुस्लिम और सिख भी अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन आज जो सोच बहुजनवाद की और जो संवैधानिक जो समझ की जो बढ़ रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों को मैं जब देखता हूं कि इतने, क्योंकि इस एज में लोगों में इतनी समझ नहीं है, जो नौजवानों में समझ है वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं पिछले दिनों भी सिख कम्युनिटी में कुछ लोगों के पास गया और उन लोगों को मैंने कई बार कहा कि संवैधानिक समझ को डेवलप करते हुए संवैधानिक अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए। अगर हमें ब्राह्मणवाद से लड़ना है तो सबसे पहले हम धर्म को टारगेट करने वाले तो हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हो गए, बहुत सारे, आप जैसे लोग बहुत समझाने वाले, लेकिन संवैधानिक समझ को जब तक हम लोग डेवलप नहीं करेंगे
तब तक धर्म और संविधान में अंतर समझ में नहीं आएगा। हमें शिक्षा, रोजगार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनकी समझ नहीं रखेंगे तब तक धर्म हमारे लिए अच्छा है या नहीं है वो हमें समझ नहीं आएगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैंने अपने पहले रिस्पांस में ये कहा था कि एजुकेशन पे एम्फेसिस हो, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने तक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये हमारी से कौम में भी, मैं तो पिछली आधी सदी से देख रहा हूं, जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिश्ड लोग भी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सक्सेसफुल, उन्होंने अपने प्रोफेशन के अलावा कोई भी 2 और किताबें नहीं पढ़ी होती हैं, उनको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है कि वो जब भी बाहर देखते हैं किसी भी इशू के ऊपर, तो उनकी जो विजन है वो टनल विजन होती है, वो उसको बियॉन्ड नहीं जा सकते। इसी तरह से जो आपने कहा, मैं आपके आर्गुमेंट के एसेंस से सहमत हूं कि जब भी आपने लड़ना है, अगर हम यहाँ जब आवाज उठाते हैं तो हमारे लिए हमने यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ की क्या नुआंसेस हैं, जैसे आज फार्मर्स एजुटेशन चल रही है, तो हम इनको, इनकी कोवेनेंट से, कि आपका कोवेनेंट ऑन लेबर, कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिकल पॉलिसीज, ये है जिसको इंडिया वायलेट कर रहा है, जिसने ये 3 फॉर्म एक्ट्स बनाए हैं, उसका हवाला देते हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स के मामले में जो रिपोर्ट्स यहाँ पे फ्रीडम हाउस या यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम देते हैं, उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट करेंगे। जी, आपने जो ये सीए बना रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इनको, इनकी धरातल के ऊपर अगर हमने पीटना है, उसके लिए संविधान, उसके लिए ओवरऑल इंटेलेक्ट, हर तरीके से इन्हें जो है वो बीट करना होगा। जी, संतोष मुनिवासी जी, आप कोई सवाल आपके जहनों में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको पहले उनकी जब ऑडियो को कोई आपके जहन में सवाल आया, जितनी बातें करी हैं हमने अभी तक, और इधर डॉक्टर साहब जो जानकारी दे रहे हैं, कोई सवाल करें अपनी तरफ से? जी संतोष जी। सर जी, सर ने आपने जो बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई उन्होंने, और बहुत अच्छी बात बताई कि युवाओं को, चाहे भारत का कोई भी भारत का रहने वाला, ST ओबीसी प्लस माइनॉरिटी, और जैसे कि अपने एडवोकेट साहब ने भी ये बात सही बताई, अगर रियलिटी में हमें चलना है, अगर देश को में अपने को बचाना है, अपने भारत को बचाना है, ये हिंदुस्तान नहीं है। शायद मैंने पहले भी कहा था इस बात में कि हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया, भारत, ये भारत है, और इससे हमको मिलके ही बचाना होगा सबको। ये अपने भाइयों, चाहे हमारे जो भी है, हमारे मूल्यवासी जो भाई है, कॉन्सेप्ट अपना मूल्यवासी भाइयों का जो बहुजन है, तो यहाँ के रहने वाले हैं हमारे देश के, ये मिलके बचाएं, भाईचारा एक करें। तो ये साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दे दी है। मेरे सवाल अंदर अभी कोई रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज बता दी है। ये जो मेरे अंदर सवाल था माइंड में, सारी चीज उन्होंने स्पष्ट खुल के रख दी है कि ये ऐसा होना चाहिए, और ब्राह्मण को खत्म करने का तो उन्होंने सब कुछ बता ही दिया। सवाल आता ही नहीं है मेरे अंदर कोई दूसरा, कैसे खत्म करना है उसको, और खत्म करना जरूरी है, देश को बचाना है तो, क्योंकि कीमत की तरह खा रहा है देश को, और एक दिन खा जाएगा देश को जाएगा अपना। मेरा एक सवाल हो रहा है जी, पूछिए। मेरा एक सवाल हो रहा है कि जितने भी अपने धर्म स्थल हैं, जितने भी, जैसे गुरुद्वारे हैं, चर्च है, और जो हमारे क्या कहते हैं जिनको, मस्जिदें हैं, और मॉनेस्ट्रीज की, हाँ जी, जी हाँ, तो यहाँ पर हमें संवैधानिक शिक्षा के लिए एक क्लास चलानी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को संविधान में क्या है ऐसा, जो लोग धर्म के पीछे ही भागते रहते हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी अच्छी बातों को हम लोग अदालत में ले जा करके अपन क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है।
लेकिन वही चीजें जो इंसान के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, वही बातों को संविधान के अंदर बाकायदा आर्टिकल्स के रूप में संजोया गया है। तो क्यों न हम लोग एक शिक्षा एक संवैधानिक शिक्षा उसमें चलाई जाए, जिससे हमें संविधान के प्रति एक जागरूकता बढ़े और ये पता लगे कि यही हमारा राष्ट्रीय धर्म है, यही हमारा राष्ट्रीय धर्म है, जिसमें हमें अपने बच्चों को शिक्षा, रोजगार, उन्नति और सुरक्षा जो हम उत्तरोत्तर दे सकते हैं। आप और हम चाहे जिंदा रहें चाहे ना रहें, लेकिन हमारे बच्चों को उनके हक और अधिकार ऑटोमेटिक ही मिल जाए। और यदि हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जो एक दूसरे नागरिक के प्रति, वो कर्तव्य भी इसमें लिखा है। जब हम आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाएंगे, तो कर्तव्य निभाएंगे, मेरा कर्तव्य आपके हक और अधिकार का सुरक्षा करना, आपका कर्तव्य मेरे हक और अधिकार का सुरक्षा करना, और मेरे लिए खड़े होना, मुझे आपके लिए खड़ा होना। तो जब हम लोग अपने संविधान के तहत अगर इस बात को समझेंगे, तो हमारी समझ, बुद्धि और ज्ञान, तर्क, विवेक, कानून, नियम, कायदा और संविधान, ये सब इतना डेवलप हो जाएगा कि हमें धर्म का पाखंड और संविधान के हमारी जो उन्नतिशीलता है, इन दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवैधानिक शिक्षा हमारे को धार्मिक स्थलों में दी जानी चाहिए? देखिए, आपने जो आर्गुमेंट दिया उसकी, जैसे मैंने पहले कहा था, आप एक बड़ी ईमानदार पहुंच के साथ इस सारे इशू को देखते हैं। मेरा थोड़ा सा इससे मैं डिफरेंटली देखता हूं। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने, यहाँ फ्रांस के दार्शनिक थे, उनका कहना है कि इफ ए मैन्स पे डिपेंड्स ऑन नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वी कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। अब बात जो मुझे नजर आ रही है, जो भारत के सिस्टम में आप मीडिया का चलन देखिए, आप जिसका लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का चलन देखिए, उनके पार्लियामेंटेरियंस का चलन देखिए। अब आप जुडिशरी की बात करते हैं, क्योंकि जुडिशरी कानून बनाती नहीं है, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है कि क्या बात उसके मुताबिक है, कानून के नहीं है। आप अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ पीरियड के डिसीजन ही उठा लीजिए, जैसे आप डिसीजन ले लीजिए, अब वो डिसीजन में है कोई सा सभी है कि जहां पे ये मस्जिद है वहां पहले मंदिर था, लेकिन बहु की आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम मंदिर बनाने की इजाजत दे रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में, बेशक यहाँ जब भी कोई ओथ लेता है उसको एक सैक्रोसैंक्ट मानता है, एक पवित्र मानता है, इसीलिए ओथ उसके ऊपर ली जाती है। पर जिनके साथ हमारी लड़ाई है उनके लिए वो होली है, वो मुसलमान मारने के लिए गाया बनाएंगे, लेकिन दुनिया में सबसे नंबर 2 पे बीफ की एक्सपोर्ट जो है ब्राजील के बाद वो इंडिया की है, और 80-90% जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इन्हीं ब्राह्मणों के हैं या इनके जो है वो बनाए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक तरफ एजुकेशन इज द की, और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि क्या बात एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। देखने वाली बात यह है कि जो बहुगिनती की ज़हनियत, जो कि ब्राह्मण ने, हमारे भी बहुत सारे भाई बहनों को, अगर ऐसा ना होता है तो यूपी, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 3/4 मेजॉरिटी लेके ना आते। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉमन लोगों को भी हम समझा नहीं पाए हैं कि ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी क्या है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल चेंज के बिना आप इनकी हेजेमनी को, इनके गलबे को तोड़ नहीं पाएंगे। ये जैसा चाहेंगे कानून को इंटरप्रेट करेंगे, आप उनको जो मर्जी दलीलें दें, वो जो मर्जी एविडेंस दें, पर अगर उनकी तनख्वाह इस बात पे डिपेंड करती है कि उन्होंने किसी बात को नहीं समझना है, तो आप इनको समझा नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल,
आपका उद्देश्य, मैं बोलूं? आप बोल सकते हैं। हाँ जी, बोल। मेरा सवाल ये एक और है इस बारे में कि जहां तक हम लोग पॉलिटिकल का बात कर रहे हैं, हमारे बंदों को जो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं उनको यही पता नहीं है कि इन राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा संवैधानिक है या नहीं है। आज तक देखिए, जो भी मुख्य 5 पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, कांग्रेस से आरएसएस निकली, आरएसएस से बीजेपी निकली, बीजेपी से फिर कम्युनिस्ट पार्टियां भी साथ के साथ निकली, तृणमूल कांग्रेस निकली, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी निकली। इन सभी पार्टियों के जो जनक हैं वो ब्राह्मण हैं। और इन सभी का एजेंडा सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन, सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं में संवैधानिक प्रतिनिधित्व देने का कभी भी नहीं रहा। तो मेरा मानना यह है कि ये सभी पार्टियां गैर संवैधानिक रूप से अब तक शासन करती आई है और सरकार चलाती आई है। जब तक हम अपने लोगों को अपने पास, सबसे पहली बात, सिखों के पास गुरुद्वारे हैं, धार्मिक स्थल बहुत बड़े हैं, वहां से एक मैसेज लाखों करोड़ों लोगों को चला जाता है और वही मस्जिदों में है और वही क्रिश्चियंस जो अपने चर्चेज है वहां पर है। वहां से अगर इस संवैधानिक शिक्षा को कि हमें अब तक अपने वर्ग के अनुपात में, जनसंख्या अनुपात में अब तक संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसको लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, जिन प्रोविजंस का सरकार विरोध करती आई है या इंटरनली संविधान के विरुद्ध ही कानून बनाती आई है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की बात कहे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है अपॉइंट करने का जजों को। ये जज वो ही लोग मैक्सिमम हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी आपराधिक नेचर के नेता का केस लड़ा है, उसको वहां से बरी करवा लिया और वो नेता मंत्री या मिनिस्टर सेंट्रल कैबिनेट में या स्टेट कैबिनेट में चला गया। उसके बाद उसी वकील की उन्होंने पैरवी करके उसको हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा दिया। और उसी जज से किसी न किसी दबाव स्वरूप ये लोग संविधान के विरुद्ध ही कोई न कोई फैसला दिलवाते हैं। जैसा कि अभी ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि वास्तव में ही यहाँ पर पहले जो ये यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर मंदिर नहीं था या कुछ ऐसा, कि बहुत लंबे समय तक ये 1500 सन 1500 से यहाँ पर बाबरी मस्जिद पर आज तक कब्जा रहा है। लेकिन सिविल में 30 साल तक जिसका कब्जा रह जाता है, सिविल में 30 वर्ष तक जिसका कब्जा रह जाता है, उसका कब्जा वाकई स्टोर करने की या उसको यथावत रखने की मान्यता होती है। लेकिन 1500 से लेकर के आज तक उसका कब्जा रहा है, फिर भी उसको सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर दे दिया गया। जी हाँ, राम मंदिर को सिर्फ आस्था के नाम पर दे दिया गया। तो संविधान की वहां पर हत्या नहीं हुई। हत्या हुई है उन लोगों के जरिए जो कि पहले से ही उन मंत्रियों के, जो कभी एमएलए एमपी हुआ करते थे, उनके वो वकील रहे थे। तो हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी संवैधानिक रूप से हमारे वर्ग के हिसाब से काम कर रही है या सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से उनकी जनसंख्या अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे रही या नहीं दे रही। इस बात का लोगों को पता ही नहीं है। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, जब तक उनको बैठाएंगे नहीं, तब तक हमारे वर्ग के अंदर, जैसे सिख कम्युनिटी के अंदर, एक नई पॉलिटिकल जो लीडरशिप हम लोग तैयार नहीं करेंगे संवैधानिक शिक्षा के तहत, सामाजिक शिक्षा के तहत, सामाजिक व्यवस्था के तहत, कानून व्यवस्था के तहत, और वर्तमान में वास्तव में अब तक जो होता आ रहा है वास्तविकता में, उसके तहत जब तक हम उनके दिमाग को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक वो सभी एक विचारधारा के नहीं होंगे। मेरा मानना है वो एक विचारधारा के नहीं होंगे। मैंने आपको कहा कि अमरजीत सिंह जी, मुझे आपसे ये काम है, तो जब तक आपकी और मेरी विचारधारा एक नहीं होगी, तुरंत आप एक वर्ड में आप तैयार नहीं होंगे। आप ये नहीं कहेंगे जी हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि आप मेरे से 70 सवाल करेंगे। फिर मैं क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, आपसे मेरा क्या फायदा, ऐसे। हम संवैधानिक विचारधारा के पाखंड, किसी एक विशेष वर्ग का दूसरे वर्गों के प्रति जो षड्यंत्र है उसको समझ नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व गिरता आया है, शिक्षा का स्तर गिरा दिया, रोजगारों का स्तर गिरा दिया,
सुरक्षा का स्तर गिरा दिया। यहाँ तक कि SC ST OBC और माइनॉरिटी और भी एक कौम और है राजपूत कौम, मैक्सिमम इन लोगों में से सबसे ज्यादा शहादत दी है लोगों ने। लेकिन फिर भी इन लोगों के बच्चे आप देखिए गरीब हैं, उनके शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, सुरक्षा के नाम पर उनके पास भी कुछ नहीं है, बहुत कम है। तो क्यों ना हम लोग संवैधानिक शिक्षा को, अगर धार्मिक शिक्षा देते हैं, वाहिगुरु बहुत अच्छे हैं, सत श्री अकाल बहुत अच्छे हैं, हम लोग चलो किसी बात का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन आप जैसे लोग कहते हैं तो हम समझते हैं कुछ न कुछ अच्छी बात ही कह रहे होंगे, हम एक वर्ड में उसको मान लेते हैं कि वाहिगुरु का संदेश है, अच्छा संदेश है, हम लोग आते हैं। उसी प्रकार एक संवैधानिक शिक्षा का संदेश भी लोगों को जाना चाहिए। नहीं वैसा है ना, इसमें ज्यादा लंबे सवाल मत करो, अभी टाइम हो रहा है, 20 मिनट रहेगी सारी, तो इसमें सवाल घुमागा वही लेकर आते हैं जहाँ पर जहाज लेकर चले। ये 3 बार अपने तीसरा सवाल यही है, संविधान के ऊपर लाके छोड़ दिया अपने बात। क्या कहना चाहते हैं आप? उनका जो है ना पॉइंट क्वाइट जो है वो दुरुस्त है, पर मैं इस पे यही कह रहा हूं कि ये सभी चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। एक तरफ अपने हकों के बारे में एजुकेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो आपका सोशल दायराकार हो, पर अल्टीमेट जो चेंज है वो पॉलिटिकल ही होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को भी वही लोग आज इंटरप्रेट करते हैं जिनकी, जैसे आपने कहा कि जो क्रिमिनल्स के वकील थे उन्हीं को ही उन्होंने जजों की जगह बिठाया। और अब जो हम इवन आप तो ये बात कह रहे हैं कि जैसे जो हक है वो नहीं मिले, अब आप देखिए जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है सरकारी लेवल पे, तो कुछ ना कुछ संवैधानिक जो रिजर्वेशंस थी उसमें थोड़ा बहुत महफूज था। अब प्राइवेट सेक्टर का मतलब तो ये जो डिस्पैरिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन या कोई हकूक की बात नहीं है। सो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पर मेरा ये कहना है कि ये सभी चीजें साइमल्टेनियसली होगी। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, सोशल लेवल पे नजदीक लाना भी इम्पोर्टेंट है, बट पॉलिटिकली इन पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल रिजेक्ट करके हमें अपना नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, जो कि ब्राह्मणवाद के नेगेटिव पन से बिल्कुल मुक्त हो। सो ये सभी सेक्टर में काम करना होगा, अभी ये ब्राह्मणवाद की तंदुआ जाल से निकल सकेंगे। जी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ उसमें, भाई साहब बता रहे हैं भाई जो सिख कह रहे हैं कि वही वाहिगुरु कह रहे हैं मान लेते हैं, इसको मानने चाहिए, ऐसे गलत बात है। किसी की भी बात को बिना सोचे समझे, बिना परखे नहीं मानना, चाहे वो सिखी कह रहे हैं या कोई मुसलमान कह रहा है, कोई भी कह रहा है, बिना सोचे समझे अगर दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको क्या पता वो अगला किस माहौल में जाकर आपको छोड़ता है। जैसे ऐसे कर रहे हैं भारत के लिए, इन्होंने धर्म का जो चोला पहन करके जो शैतान लोग बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, लोगों को लूटने का काम किया, भगवान के नाम पर लूटे। जो खुद भिखारी है वो ऊपर सब बैठे कि हम ब्राह्मण हैं, जबकि वो भीख मांग कर खाने वाले लोग हैं, कुछ करके खाते नहीं है। तो भीख मांगने वाले ऊपर वाले पे, जो मेहनत करने वाले नीचे पर गिर दिए हैं। तो इन लोगों की बातें आपने बिना सोचे समझे मानी, इस करके ये है, इसको पॉइंट को आप दुरुस्त करें। आने वाले वक्त में किसी की भी बात को मानना है तो उसको पहले सोचे समझे, अगर उसको मन को अच्छी तरह मंथन करे। गुरु साहब कहते हैं कि सुनिए, मानिए, मन रखिए भाव, कि पहले सुनना भी है उसको, फिर मानना। अगर सच तो मान लीजिए, अब फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा दुख पर हर सुख घर ले जाए, कि दुखों का नाश हो जाएगा, सुखों का प्रकाश होगा। तब होगा जब ज्ञान की बात दिमाग एक्सेप्ट करेगा। मैं अभी मेरे पास टाइम हो गया, सिर्फ 15 मिनट रहेगी। मनदीप सिंह जी, कोई 1 मिनट का सवाल आपके पास में तो कर लीजिए आप। नहीं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, और मैं यही बताना चाहता हूँ, जो अपने एडवोकेट साहब जी ने जो संविधान की बात धार्मिक स्थलों पर कहने की बात कही है, और मैं आज पढ़ रहा था कि जो काशीराम जी थे, उनके जो मैं विचार पढ़ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि वो इसी समाज से आते हैं और वो सभी का सोचते थे, उन्होंने पहले कहा था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का फलसफा जो है वो संविधान की जो मूल परिभाषा है, जो संविधान चाहता है उसे बिल्कुल जो है संविधान उससे ही निकला हुआ है। और जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, गुरबाणी की बात करते हैं, तो वो संविधान का जो मूल रूप है और उसे जो है
क्योंकि जो संविधान में पढ़ाया जाना है वो गुरु ग्रंथ साहब में ऑलरेडी पढ़ाया ही जा रहा है जब हम इसकी गूढ़ विचार करते हैं तो। और हमें बस ये है कि हमें इस बात को हम किसी तरीके से हम जो है वो किसी तरीके से जो है वो हम इसको मिला सकें, आपस में जो है जोड़ सकें। यही बात है जो डिफरेंशिएशन डाल दी गई है, जो इसमें पक्षपात पा दिया गया है, तो उसी को पहचानने की बात करनी है। बाकी ब्रह्मजाल को कैसे तोड़ा जाए और इसके साथ कैसे काउंटर किया जाए, इस जो इनका जो हाइप उन्होंने क्रिएट कर दिया है आरएसएस ने, जहाँ इसके लिए हमें और कैसी तैयारी करनी होगी, लोगों को कैसे जो है वो जोड़ा जाए, बार बार जो है लोग इनसे जो परे हट सकें। मैं डॉक्टर साहब से और सुझाव लेना चाहता हूँ इसके बारे में कि हम इसके चुंगल से कैसे और जो है निकलने के लिए लोगों को कैसे हम जो है बता सकें। इसका जो जवाब मैं चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए अगेन रेपिटिशन ही होगी जवाब में, क्योंकि बॉटम लाइन है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जो अज्ञानता है, जैसे आप खुद धार्मिक फलसफे को प्रीच करते हैं कि अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाए परे मुर्दार। जब रैयत या लोग या जनता ज्ञान के बिना होती है तो वो अंधी होती है, और वो फिर उसी किस्म के जो जाल में फंसती है जो ब्राह्मण ने अज्ञानता के में रहने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाया हुआ है। सो मैं समझता हूं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हमें सिर्फ अपने बच्चे बच्चियों को जो दूसरी सेकुलर एजुकेशन है वो तो हाईएस्ट लेवल पे देनी दे रही हैं, लेकिन अपने घरों में हम उन्हें जैसे वकील साहब ने कहा था, उनको बताएं कि आपके हकूक क्या हैं, आपके हक क्या हैं, आपको कैसे कैसे अपने पूर्वजों से हम उनको अपनी, जैसे जब हम यहूदियों की बात करते हैं, हालांकि जो आज इजराइल के लोग फिलिस्तीनियों से कर रहे हैं हम उसको हमेशा कायम करते हैं, बट एक बात का ध्यान रहे, अगर 2-2.5 हजार साल वो परसिक्यूटेड लोग होने के लिए, तो हर यहूदी माँ सोने से पहले अपने बेटे और बेटी को वो कहानी सुनाती थी कि कैसे तुम्हारा वक्त था, कैसे मोसेस के जमाने में आपको घरों से निकाला गया, कैसे आप मारे मारे फिरते रहे, और आखिर में वो कहती थी कि फिक्र मत कीजिए, एक दिन राज करेंगे, कल जब उठे तेरा राज होगा। सो मैं समझता हूं कि ये हमने अपने बच्चे बच्चियों को ना तो अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया, ना अपने दुश्मन की क्रूरता के बारे में बताया। अब अगर गुरु नानक साहब ने आसादी वार ये मैंडेटरी की कि हर गुरुद्वारे में नितनेम के बाद इसका कीर्तन होगा, तो उसमें वो श्लोक हैं। अगर गुरु नानक साहब ने फरमाया मत्थे टिक्का पेड़ तोती खाई हाथ छुरी जगत कसाई, सो जगत कसाई से मैं शुरू करूं, बुचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जिस जगत का कसाई है, इसकी निशानी है, इसके माथे पे टीका है, भाई इसने धोती पहनी हुई है, लेकिन ये मुंह में राम राम बगल में छुरी, जो कि कॉमन लोगों ने ईडियम बनाया, वो इसी से आता है कि हाथ छुरी जगत कसाई। सो अगर हमने इसको सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद ना किया होता है, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की साजना की, और खालसे को जो उन्होंने पहली बात कही कि आज से आपकी कुल नाश, कर्म नाश, कीर्तनाश, वर्ण नाश, परम नाश, आप खालसा हो, कि आपका ये सब खत्म जो ब्राह्मण ने आप में ये डका हुआ था, पर साथ ही ये फरमाया जब लग खालसा रहे न्यारा, जब की मैं न करो इनकी प्रतीत। अब विपर बब्बे से है, जिसका मतलब है ब्राह्मण, कि जब तक खालसा अपने न्यारेपन को, जो आइडियोलॉजी लव पे, जो आपसी इत्तेफाक सद्भावना पे है, उसके साथ खालसा जुड़ा हुआ है। गुरु साहब कहते हैं मेरी सारी ताकत, मेरा तेज खालसे के साथ होगा। जब गहे विपरन की रीत,
जिस दिन मेरा सिख विपर के रास्ते पे चलेगा, विपर ब्राह्मण के रास्ते पे चलेगा, तो मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। सो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को, मैं समझता हूँ बहुत बार हम भी शिकायत करते हैं कि गुरुद्वारों में या हमारे जो और प्लेसेस है वहां पे धर्म का प्रचार नहीं है, वहां ये नहीं बताया जाता वो। पर मैं समझता हूं कि आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, ये पहली यूनिट है जहां से हमें शुरू करना है। अगर हम अपने बच्चे बच्चियों को, अगर आप एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पैदा हुए तो उन्होंने कितना चानन किया, और मैं समझता हूं कि यही हम मान के चलें कि सभी फील्ड्स में हमें काम करना है, अपना रोजगार भी कमाना है और भी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन ये मान के तो चलें कि हमने अल्टीमेटली ब्राह्मणवाद को लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करना है। सिर्फ इंडियन साइड से नहीं, कुल ग्लोबली इस विचारधारा का वैसे अंत करना है जैसे नाजीज्म का हुआ, फाशिज्म का हुआ और काफी हद तक कम्युनिज्म का जो है वो अंत हुआ। ये सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी है। सो एजुकेशन की, उसमें आज आपका डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी, और जो लोग काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में उनको सपोर्ट करें, जो जो भी हम कर सकते हैं। बहुत बार मैं ऑलमोस्ट अब आधी सदी से लाइफ में हूं, मैं देखता हूं यंगर डेज से लेके बहुत बार हमारे लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं। आप कोई भी गैदरिंग रख लो, उनसे सुझाव मांग लो, लेकिन जब मदद करने का वक्त आता है, जिसने जो जिम्मेवारी ली होती है वही वहां पे रह जाता है, या अगर मैं कहूँ फंस जाता है तो बात गलत नहीं होगी। बहुत बार हमारे लोग जो है वो मुंह का स्वाद लेते हैं, कानों के में बातें जरूर पड़ती हैं, लेकिन जो डेडिकेशन है उसकी कमी है। लेकिन अगर मैं समझता हूँ थोड़े बहुत भी डेडिकेट, अगर सिख धर्म के हवाले से देखें तो दो फकीर, भाई दत्त सिंह और भाई गुरमुख सिंह, जब अंग्रेज आए इतना ज्यादा पतन था पंजाब में, सिखों का भी और ब्राह्मणवाद का जोर था, ईसाई मिशनरी भी आ गए, स्वामी दयानंद आ गए आर्य समाज लेके। ये दो फकीर चल पड़े कि हमें अपनी सिक्खी की रूट्स की तरफ जाना है। सिंह सभा लहर खड़ी की, और उस सिंह सभा लहर ने फिर कैसे वो चेंज लाए, ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। तो मैं समझता हूं कि डेडिकेशन के साथ बेशक 2-3 इंसानों की टीम एक जगह पे हो, मेन हो, विमेन हो। और सेकंड पार्ट मैं कहना चाहता हूं कि विमेन एजुकेशन भी, कल अकेली एजुकेशन अगेन वही नहीं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, सोशल दायराकार में। आज जब किसानों की लहर चल रही है तो एक बड़ा ध्यान जो ग्लोबली गया, आप टाइम मैगजीन देखें, उन्होंने अपने कवर पेज पे जो पिक्चर लगाई वो औरतों की है जो किसान मोर्चे में है। 3 जनरेशन उन्होंने कहा कि जी वो खड़ी है, वो माता है, उसकी बेटी है, उसने आगे छोटे बच्चे को उठाया हुआ है, कि 3 जनरेशन। तो हम बहुत बार 50% अपनी विमेन फोक को एक तरफ कर देते हैं, उनको घरों में रोटियां पकाने तक रखा हुआ है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, सोशल एक्टिविज्म में, रिलीजियस चेंज के लिए हमें अपनी विमेन फोक को भी, अपनी औरतों को भी जो है वो अपने साथ लेना होगा। ये लंबा जो है स्ट्रगल है, लेकिन यही वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अल्टीमेटली जाइंट स्टेप्स बन सकते हैं। हमारा टाइम समाप्ति की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब अभी मैं एक सवाल, आखिरी सवाल कर लेता हूँ आपसे। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है मतलब सभी परेशान है इससे, सिख क्या वो भी परेशान है, जो ST SC OBC के लोग भी परेशान है, तो तकरीबन सभी के ऊपर मार मारता है ब्राह्मण, पीछे बैठकर मार मारता है। जैसे मतलब मुसलमानों को भी काटता है, सिखों को काटने का काम करता है, ST SC OBC को भी इनको मंदिरों से बाहर निकालता है, जबकि मंदिर जो है ये बुद्ध मठ से पहले इनको मंदिर के बाद रूप धारण दे दिया इनको। लेकिन सभी लोगों को इससे, ब्राह्मणवाद से, मतलब अगर ये सभी के सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या इसे छुटकारा मिल पाएगा? और अगर ब्राह्मणों को बाइकाट कर दे सीधा सभी के सब मिल करके, तो इससे मतलब छुटकारा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें 2 बातों में डिफरेंशिएट करना होगा। एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणवाद है।
और जैसे वकील साहब ने कहा था, बेशक हमें ब्राह्मण एक अलग शक्ल में नजर आए, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एंटिटीज में देखें, उन सभी को वही ब्राह्मण लीड करते हैं जो ब्राह्मणवाद में यकीन करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये बिल्कुल क्लियर करना होगा कि हमारी किसी इंडिविजुअल से हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी से नफरत है। वो ब्राह्मणवाद में प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग भी हो सकते हैं जो हमसे गए हैं, लेकिन वो वहां ब्राह्मणवाद को ही डिफेंड कर रहे हैं अपने निगुने फायदों के लिए। तो दूसरा पार्ट मैं समझता हूं कि अगेन यही आके बात रुकती है कि जब तक आप ये अलग अलग जो हमारे फिरके हों, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हों, इनको ये बात इनके दिमाग के खाने में हम नहीं डाल सकेंगे कि भाई ये एक एक करके अकेले अकेले को मार रहे हैं। हमें टुगेदरनेस के साथ, अगर जब हम टुगेदर कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक की हर बात से हम सहमत हो, लेकिन एक एजेंडा बेस तो बात हो सकती है। जैसे कांशीराम कहा करते थे, ब्राह्मणवाद ही सब पुआड़े दी जड़। अगर ये एक बात हम हर एक के दिमाग में डाल दें कि जितने पुआड़े पड़े हुए हैं उसकी जड़ ब्राह्मणवाद है, तो उससे रास्ते निकलते आएंगे। और आज बहुत फर्क है। अगर सीएए के प्रोटेस्ट हुए तो सिख पंजाब से गए, वहां जाके शाहीन बाग में दूसरे लंगर लगाया। इसी तरह जब संत भिंडरावाले का जन्मदिन मनाया गया तो जैसे कर्नाटका से जो अलग, जिनको 1931 तक उनकी अलग फैक्शन थी, लेकिन 1941 के बाद उन्हें हिंदू बना दिया गया। अब वो कहते हैं कि हम, वो उनके जो थे एक रिलीजियस पर्सन, वो भी वहां आए, वामन महेश भी आए। बेशक ये सिंबॉलिक है, पर लॉन्ग टर्म अगर आज केरला से लेके कश्मीर तक ये लोग महसूस करते हैं कि भाई सिखों ने जब कश्मीरियों के ऊपर इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास करना शुरू किया, तो सिख जो है वो हॉस्टलों में, यूनिवर्सिटीज में गए, कश्मीरी बच्चे बच्चियों को कहा आप आइए गुरुद्वारे में, हम प्रोटेक्शन देंगे उनको। वो सेफली उनके घरों तक उन्होंने जाके पहुंचाया किराए खर्च के। तो मैं समझता हूं कि ये स्पिरिट जो है वो अब प्रिवेल कर रही है। और मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि बेशक हर एक को अपने अपने धर्म पे, अपनी आस्था पे फख्र होगा, पर गुरु नानक साहिब की और भगत जनों की और गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जो आइडियोलॉजी है सर्व सांझीवालता की, जब गुरु नानक साहब ने यह फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शिश। सो जो सिखिज्म की फाउंडेशन है उसके बारे में तो मैं अक्सर ये एक अंग्रेजी में यहां मैं स्टेटमेंट देता हूं, सिक्स ऑफ द दलित्स, बाय द दलित्स, फॉर द दलित्स। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, स्पिरिचुअलिटी का, खालसा कॉन्सेप्ट के रूप में, टेम्पोरल पावर का, जहां बिना जात, रंग, वर्ण और जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के टुगेदरनेस का मैसेज है। सो अगर इसको हम फर्दर इसमें जो है आगे लेके जाएं तो, और हमें भी ये ठीक है कि ग्राउंड लेवल पे ये नहीं है कि सिखिज्म या सिख धर्म को मानने वाले जात पात के कोड से बिल्कुल मुक्त है, उनमें भी उस किस्म का ब्राह्मण बैठा हुआ है, लेकिन आइडियोलॉजी उनको सपोर्ट नहीं करती है, सिख पे बेस्ड उनका आधार नहीं है। सो ये उनका वीक पॉइंट है। हम इसको आधार बना के कि भाई ये गुरु नानक का घर है, हमें सभी को लेके, जैसे मुगलों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, सिखों ने कभी नहीं कहा कि जी ये इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है। यही कारण था कि बड़े बड़े उस वक्त के पीर बुद्धू शाह, नबी खान, गनी खान जैसे लोग जो है वो गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ आए, क्योंकि वो समझते थे कि जुल्म के खिलाफ। और आज हमें भी ये मैसेज देना है कि सिख धर्म ब्राह्मणवाद को लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करेगा। हमें टुगेदरनेस के साथ सभी को साथ लेके चलना है।
जब तक हम ये मैसेज वो इफेक्टिवली सिर्फ यही नहीं कि आउट करें, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जिसका माहौल आज बना हुआ है। फार्मर मूवमेंट में भी अगर हरियाणा के जाट ये महसूस करने लग गए हैं कि भाई हमें तो ये लूटते रहे हैं ब्राह्मण बनिए मिलके, और अब हमें जो है हमारे इंटरेस्ट है अगर, और उनके साथ पंजाब में अगर किसान मजदूर एकता की बात हो रही है, तो इस बात का ध्यान रहे कि यही पंजाब में कभी दोनों को अलग फिरके के तौर पे देखा जाता था कि जिम्मेदार और है, काम करने वाला वर्कर और है। आज वो भी एक प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनका एनिमी ब्राह्मणवाद उन्हें बेजमीने भी करेगा, बेरोजगार भी करेगा, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यही मैसेज मैं देना चाहूंगा। जी, हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि जैसे कि संत रविदास जी ने कहा था बेगमपुरा राज, और गुरु नानक साहब कहते हैं कि निहचल राज, और गुरु अर्जन साहब कहते हैं उसको कि हलेमी राज, और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं उसको खालसा राज। तो खालसा, ये सभी राज को इकट्ठा करके हम बनाएंगे सच्चाई का राज, और सच्चाई का राज बहुत जल्दी कायम करेंगे भारत के अंदर। इसको ब्राह्मणवाद को आज उखाड़ कर फेंकेंगे, और इसमें बेगमपुरा राज का, बेगमपुरा राष्ट्र का नाम देंगे इसको हम। तो सभी के सभी इकट्ठे हो, इसमें पीछे गुरु ग्रंथ साहिब की आइडियोलॉजी होगी, और गुरु ग्रंथ साहिब को जो भी ध्यान से पढ़ेंगे वो महान बन जाएंगे, और जो ब्राह्मणवाद में फंसे रहेंगे वो शैतान बन जाएंगे। अभी आप याद रखिए, किसने शैतान बनना और किसने महान बनना। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और मनदीप सिंह जी आपका भी, और संतोष जी आपका भी, और एडवोकेट साहब आपका भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सभी जन।